नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी और स्वागत कर लेते हैं आदित्य सत्संगी जी का, अमेरिका से जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। आपको मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आप यूएस में बैठ कर के सारे घटनाक्रम को संजय की तरह देख रहे हैं, तो आप बयान करिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है। मैं एक बयान पढ़ देता हूँ ट्रंप साहब का। हालाँकि आज फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर, कल तक के लिए टल गया है। तो इनकी तो दिन का चैन और रात की नींद बिल्कुल जो है वो हराम हुई पड़ी है। इन्होंने बयान क्या दिया था वो ज़रा पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर सवाल यही समझिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह पता लगाने में कई साल लग जाएंगे कि किसे कब और कितना भुगतान करना है। हमें सैकड़ों अरब डॉलर चुकाने होंगे। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। इसे चुकाना असंभव होगा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल ट्रंप के खिलाफ आता है तो ट्रंप के लगाए सारे टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ेगा। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिल जाएगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा। कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। शेयर बाजारों में तेजी आ जाएगी बहुत सारे देशों के। दुनिया का व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के पक्ष में आएगा तो ट्रंप के टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव बनाने से बाज नहीं आएगा। दूसरे देश भी अमेरिका पर जवाबी टैक्स लगा सकते हैं। दुनिया में व्यापार को लेकर के तनाव बढ़ेगा। कई चीजें महंगी हो सकती हैं और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबकी निगाहें फैसले पर रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अगर हम मान लें कि टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया, तो जो ट्रंप कह रहे थे कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। एक्चुअली आपने सब कुछ बता दिया है कि अगर देखिए ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि रिपब्लिकन जजेस लेने वाले हैं ऑन द मेरिट ऑफ द केस, जो कि डेमोक्रेट्स लेकर आए हैं। तो डेमोक्रेट्स तो आपको मालूम ही है कि वो एक अलग ही एजेंडा पे काम करते हैं। तो ये मेक और ब्रेक है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब कुछ ये जो लड़ाई है वो मिड टर्म की, और अगर ये टैरिफ लगता रहा तो ट्रम्प मिड टर्म जीतने की हालत में आ सकते हैं। अगर टैरिफ हटता है तो ये हार जाएंगे क्योंकि पैसा नहीं बचेगा, और जो भी पैसा आया है वो गया किधर है? यूएस ट्रेजरी में गया है या पर्सनल लोगों की पॉकेट में गया है? ये उसका डर है। फंडिंग कौन कर रहा है इलेक्शंस की? आपको मालूम ही है अमेरिका में इलेक्शंस डॉलर्स पे लड़े जाते हैं, वोट्स पे नहीं लड़े जाते। अमेरिका में आप कोई भी इलेक्शन कैंपेन देखेंगे तो जो जितना ज़्यादा पैसा रेज करता है वही व्यक्ति जीतता है। तो इसका डायरेक्ट संबंध मिड टर्म से है। इसलिए ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेक और ब्रेक रूलिंग होगा। इसलिए डिले किया जा रहा है बार बार, क्योंकि उनको अंदेशा है क्या हो सकता है रूलिंग में। तो बिहाइंड द सीन बहुत प्रेशर डाला जा रहा है इन सब जजेस पे इसको मॉडिफाई करने के लिए। 2 बार कर चुके हैं, पिछले हफ्ते भी था, अब इस बार भी कर रहे हैं। तो ये अगर आपको याद होगा पिछले ट्यूसडे को आने वाला था ये, अब एक हफ्ता इसमें आज हो गया, शायद एक हफ्ता और डिले किया जाए। तो द पॉइंट इज ये सबको मालूम है रूलिंग में क्या है। तो जजेस भी बदले जा रहे हैं, जजेस को भी उनके साथ उनके ऊपर भी क्वेश्चंस किए जाएंगे कि वो किस तरह का रूलिंग दें। तो सबको टेक्स्ट मालूम है, इधर दोनों पार्टीज को मालूम है,
और अमेरिका में 2 पार्टी रूल नहीं है, यूनिटरी पार्टी रूल है, एक ही पार्टी रूल है। तो कलेक्टिवली जो भी डिसीजन होगा वो उसमें कुछ पॉइंट्स उनके लिए होंगे, कुछ पॉइंट्स रिपब्लिकन्स के लिए होंगे, ताकि टैरिफ रहेगा लेकिन परसेंटेज कम कर दी जाएगी। ऐसे करके बैलेंस रूलिंग करवा रहे हैं, इसलिए डिले हो रहा है, ताकि ओके। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इलेक्शन जीतने की। संतुलन साधने की कोशिश है। अभी तो ये चाह रहे हैं कि मुझे ही चौके छक्के मारने के लिए ढीली गेंदें फेंकते रहें डेमोक्रेट्स, लेकिन ये होगा नहीं। तो संकट तो है साहब, संकट तो बहुत बड़ा है। पहले से ही महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और वीजा नियम इतने सख्त कर दिए गए हैं दूसरे देशों के लिए। और एक मुझे ये भी पता लगा है कि वहां पर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे भारतीय जो हैं वो रोजगार चोरी कर रहे हैं वहां के लोगों की। तो एक अजीबोगरीब वातावरण बनाया जा रहा है वहां का। देखिए, जो मिनेपोलिस में हो रहा है, जिस तरह आइस के लोगों ने अभी एक H1B का कैंडिडेट था, इन्फोसिस का एम्प्लॉय था, वैलिड H1B पे था, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती इंडिया भेज दिया हथकड़ियाँ पहनाकर, और फिर इन्फोसिस लड़ने की कोशिश कर रहा है कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में। तो ये तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और भी नीचे लेके जाता है, बिकॉज वीज़ा इज़ एन इनविटेशन, वीज़ा इज़ नॉट ए, ऐसा आपकी कंट्री इशू करती है वीज़ा, आप आइए। तो अगर यूएस गवर्नमेंट इस बेसिक इंटरनेशनल कमिटमेंट पे पीछे हटती है, पहली बात तो इशू ना करे, अगर नहीं लाना है तो मत इशू करे, इट्स अप टू यू, कोई कंट्री तो उस पर क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब आप इशू करते हैं तो भारतीय पासपोर्ट में लिखा होता है द होल्डर ऑफ दिस पासपोर्ट का हर तरफ से संरक्षण दिया जाए। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें लिखा होता है, पहले लाइन में लिखा होता है द होल्डर ऑफ दिस पासपोर्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसको हर तरफ का संरक्षण दिया जाए बाय द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि आपने उसको बुलाया है। अगर तो ये चुन चुन के इंडियन अमेरिकन को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी, टर्किश, चाइनीज प्रोपेगेंडा है टू कीप इंडियंस आउट ऑफ यूएसए, ताकि अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स करे। ये एक्चुअली मेन प्लान है। उनको मालूम है कि अमेरिकन इकोनॉमी में सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, चाहे वो ऑयल ड्रिगिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, जियो साइंटिस्ट हो, तो ये सब प्रोफेशन की हम बातें नहीं करते हैं, डॉक्टर्स हों, वो सारे इंडियंस चलाते हैं। और इंडियंस की वजह से रिसर्च इज़ वेरी हाई इन अमेरिका। तो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा ये है, चाइनीज़ फंडिंग के थ्रू टर्किश और पाकिस्तानी और ये कतरी, ये हैंडल्स इसलिए चलते हैं कि अमेरिका को इस टैलेंट पूल से दूर कर दिया जाए, और अमेरिकन के मन में ऐसा भर दिया है। तो कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइनीज से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं इस एरिया में, क्योंकि जैसे ही आप इंडियंस को निकालते हैं वहाँ से, यहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स करने वाली है। क्रिटिकल रिसर्चेज में इंडियंस हैं, और इंडियंस जो है, मतलब अपने लोगों को, दे आर नॉन पॉलिटिकल जनरली। उनको कोई, अभी कोई इंजीनियर है इंडिया में पढ़ के आया है, उसको पॉलिटिक्स से क्या संबंध? वो ना बिल्कुल। आर्ट्स का है ना पॉलिटिक्स का है, उसको पॉलिटिक्स से संबंध ही नहीं है। उसको वो अपना काम करता है, और उसके बाद जॉब जो उसको सैलरीज होते हैं वो देते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि इंडियंस को आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। देखिए, ये सारा जो फ्रॉड है, ये अमेरिकन कंपनीज के लॉयर्स करते हैं। सपोज उनको किसी जॉब के लिए $1 लाख के सैलरी वाला, मतलब एक्चुअल प्राइस उस जॉब का है करीब $2 लाख फॉर रेगुलर अमेरिकन। पैसा बचाने के लिए ये उस जॉब को एडवर्टाइज करते हैं 1.5 लाख में, कोई अप्लाई करता नहीं। फिर ये H1B वीजा पे लोग लेकर आते हैं, और उन लॉयर्स जस्टिफाई करते हैं किस तरह ये व्यक्ति उसको लोअर पोजीशन पे लेते हैं। सपोज अमेरिकन को ले रहे होते किसी XYZ पोजीशन पे, इंडियन को लेंगे लोअर पोजीशन पे, तो उसको सैलरी को कम दिखाना पड़ता है, बट काम वही करता है वो जो अमेरिकन करता। तो ये इंडियंस का प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज दे आर कमिंग थ्रू लीगल राउट। तो जो उनको जिस सैलरी पे वो एग्री करते हैं उस सैलरी पे काम करते हैं। बट अगर अमेरिकन, तो ये जो लोग ये प्रोटेस्ट करें इंडियंस के विरुद्ध, दे शुड चेक देयर ओन कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन और लॉयर सिस्टम, लॉयर फर्म्स, कि वो इतना लो LCA कैसे बनाते हैं।
तो द करप्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडियंस, करप्शन इज बिकॉज ऑफ द अमेरिकन फर्म्स। तो और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो चाइनीज फंडेड प्रोपेगेंडा। मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया कि अमेरिका शुड नॉट हैव द टैलेंट पूल फॉर मेकिंग दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज। यहाँ तक कि B2 बॉम्बर में अभी उसको जेल हो गई है, एक मुंबई का आदमी है, उसने सेल्फ कोटिंग डिजाइन की थी, अब उसको जेल हो गई है बिकॉज ही ट्रांसफर्ड दैट टेक टू चाइना। और तो जस्ट सोचिए कि B2 जैसे प्रोग्राम में भी इंडियंस इन्वॉल्व थे। नेवल डिजाइन में तो अमेरिकन शिप्स में ज्यादा नेवल इंजीनियर्स इंडियंस हैं, डिजाइनर्स। मैं एक चीफ डिजाइनर को जानता हूँ जो जो इंडियन ओरिजिन का है। अच्छा, ये जो एक प्रेम कहानी चल रही है जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलेन है, ग्रीनलैंड, उसको लड़की समझ लीजिए। डेनमार्क लड़का है, वो उसको मोहब्बत करती है, वो कहती है कि हम तो 300 साल से साथ रह रहे हैं। अमेरिका विलेन है, वो कह रहा है कि नहीं, इससे ये मोहब्बत वोहब्बत का राग छोड़ो, 300 साल से तुम साथ हो, क्या हुआ, मैं तुम्हें उठा करके ले जाऊंगा। तो ये चक्कर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है? और ग्रीनलैंड वालों के कोई मानव अधिकार नहीं है क्या, या उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं? देखिए, ग्रीनलैंड के जो नेटिव लोग हैं इनुइट, वो वही कम्युनिटी है जो नॉर्दर्न कनाडा से है, वही कम्युनिटी है जो अलास्का से है, वही कम्युनिटी जो है अपाचे भी है, और मैं अपाचे का एम्बेसडर हूँ। तो अपाचे जो नेशन है उसका जो जीन पूल है वो भारत से आता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर देखा जाए तो भारत का भी क्लेम बनता है फिर तो भारतीय गवर्नमेंट अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इश्यू को उठाना चाहे कि इनुइट लोग आर आवर पीपल, उसमें जीन पूल हमारा है, तो तो बात फिर कुछ और ही बन जाएगी। तो ग्रीनलैंड ना डेनमार्क का है, ना वो अमेरिका का है, ना वो कनाडा का है। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इनुइट पीपल। डेनमार्क ने वहाँ पे क्या क्या नहीं किया है वो सबको मालूम है। विमेन को स्टेरलाइज कर दिया, बच्चे नहीं पैदा करने हैं, ऑल दोज थिंग्स दे हैव डन ओवर द ईयर्स। और ट्रम्प का लॉजिक ये है, तुम 300 साल पहले आए थे तो तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन उनका ये। तो सेम लॉजिक अमेरिका में भी बनता है, आप भी 300 साल पहले आए थे क्या आपका हो गया? तो अमेरिका बिलोंग्स टू नेटिव अमेरिकन, वही यहाँ के मूल निवासी हैं। जिस दिन दुनिया उस बात को रिकॉग्नाइज करेगी उस दिन लोगों को सच्चाई पता लगेगी। जो नेटिव अमेरिकन के साथ यहाँ पे हुआ मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में, आज तक चल रहा है। एजेंट ऑरेंज मिला दिया उनके पानी में, जहर डाल दिया, स्टेरलाइज कर दिया, उनको जेल में, उनके ऊपर कोई इश्यूज ही नहीं बनते हैं, नॉट ए सिंगल वन रिप्रेजेंटेड। तो ग्रीनलैंड पे लड़ाई सी, अगर हम मिलिट्री साइड से देखें, उसके से देखें, तो ऑन द लोकल लेवल यूरोपियन मिलिट्री, नाटो मिलिट्री जो यूरोपियन मिलिट्री है इज मोर पावरफुल, क्योंकि उनका ही लोकल एरिया है, दे कैन पुट एनी मैन पावर दे वांट। लेकिन यूरोपियंस कब लड़े हैं मुझे इतिहास बताइए? हमेशा तो पिटते हैं वो। और अमेरिकन बिल्कुल। के साथ क्या है कि अमेरिकन भी लड़ नहीं पाते हैं, सेम स्टॉक है, वो भी नहीं लड़ सकते। लेकिन अमेरिकन ने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इतना किया हुआ है कि दे कैन शॉक एंड ऑ। द विलिंगनेस टू यूज वेपन्स इन अमेरिका इज हाई एज कंपेयर टू यूरोपियंस। तो फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू दे माइट ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड ऑक्यूपाई इट ऑल्सो। अब वो बोल रहे हैं कि हम अभी कल ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्लेन में बोला कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम। मतलब उन्होंने बोला ग्रीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीनलैंड के बारे में कि वॉट एवर ही सेइंग इज रॉन्ग। मतलब उसका कोई विल नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है और अमेरिका लेकर रहेगा, शायद ले भी ले। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहां पे यूके को है, क्योंकि यूके, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, बीच में आता है आइसलैंड। तो यूके को खतरा इसलिए है कि जो भी बोल रहे हैं कि यूके और यूएस आर इन जॉइन, ये बात भी सच है कि यूएसए इज ए कॉलोनी ऑफ यूके, वाज ए कॉलोनी ऑफ यूके। और ये बात भी सच है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है आजकल, ट्रम्प जो है यूके से अपना पत्ता काटना चाहते हैं, क्योंकि यूके जो है उनको बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे यूके अपनी रक्षा देख रहा है कि कल को अमेरिका यहाँ बैठ गया तो मेरी रक्षा कैसे होगी। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो जेडी वांस के,
उन्होंने बोला था मुझे सबसे बड़ा चिंता इस बात से है कि यूके और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वो इस्लामिक टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है, तो इसलिए यूके नहीं चाहेगा कि वहां पे ये लोग पहुंचे। जो यूके की जो लिबरल गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहेगा वहां पहुंचे। और मोनार्की का भी यही पॉइंट है कि नहीं पहुंचे, बिकॉज मोनार्की इन यूके एंड मोनार्की इन बेल्जियम आर द सेम। मोनार्की इन डेनमार्क इज द सेम। ये सारा एक ही जीन पूल है पूरा मोनार्कीज का। तो ये मोनार्की वर्सेस कॉलोनी वाला फाइट हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका की भी ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि अमेरिका के सारे चर्चेज यूके कंट्रोल करता है और वहीं से यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो अगर आपने देखा होगा, एक मीटिंग हुई थी प्रिंस किंग चार्ल्स के साथ ट्रम्प की थोड़े महीने पहले, लास्ट ईयर। अब उस मीटिंग में बड़ा सुंदर स्टेटमेंट दिया था किंग चार्ल्स ने, दैट वी रिकॉग्नाइज योर इंडिपेंडेंस। रिकॉग्नाइज योर इंडिपेंडेंस मतलब आप डिपेंडेंट हमको कभी भी बना सकते हैं। 1883 से यूके ट्राई कर रहा है कि यूएस को फुल्ली फॉर्मली कंट्रोल करने के लिए। आप देखिए चाइना कनाडा के ऊपर जो भी एक्शन लेते हैं ट्रम्प, उसको यूके मोनार्की रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यूके इज एक्चुअल द मोनार्की ऑफ कनाडा, और उसे अपोज भी कराता है। तो फाइव गाइज तो इधर फूट गए ना, फाइव आइज तो फूट गई ना। फाइव आइज में से एक को फोड़ा है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भी रखा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है, और इसलिए बात कम हो रही है इस समय ट्रम्प के इनिशियल स्टेटमेंट्स के बाद, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। तो फिर एंड में जाके वही होने वाला है, ले दे लो, और आपका ग्रीनलैंड विल रिमेन पार्ट ऑफ डेनमार्क, बट यूएस ट्रूप्स विल बी पोजीशन देयर इन अ बिग वे। ये होने वाला है एंड में जाके। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया है ग्रीनलैंड को लेकर के इन लोगों ने। क्या माना जाए, क्या ग्रीनलैंड को लेने का पहला प्रयास होगा, या जो ईरान इस समय सुलग रहा है ये ईरान की तरफ जाएंगे, उस तरफ कार्रवाई करेंगे? दोनों पर एक ग्रीनलैंड का देख, ग्रीनलैंड तो इनका घरेलू मामला है। ये आपस के लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, दोनों साइड के प्रोटेस्टेंट चर्चेज इन्वॉल्व हैं। कोई इनुइट को नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे रहना चाहते हो। सेम ओल्ड यूरोपियन कॉलोनियल माइंडसेट। देखिए, भारतीयों को भी देखना चाहिए किस तरह यूरोपियंस वहाँ के इंडिजिनस नॉन क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे भारत में लोग बड़ा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उठाते हैं ना, भारत इज द ओनली कंट्री जहाँ पे हर कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कहीं नहीं होता है। तो मुसलमान भी जो है भारत में बड़े, मैं बोलता लकी है कि उनको ज़्यादा पावर मिली हुई है हिंदुओं से भी ज़्यादा, डिस्पाइट बीइंग मतलब एनार्किस्ट। अच्छा, अब ये आपने जो पूछा कि ईरान, तो ईरान विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो घरेलू मामला है। अब ईरान में भी डर लग रहा है, आप देखिए कितना डर लग रहा है। हम पहुंच रहे हैं। मैं पिछले 48 घंटे से देख रहा हूँ, ऐसी कौन सी फ्लाइट है जो ईरान नहीं पहुंचती। वो मुझे लगता है चांद से चले हैं, चांद से चले हैं, टाइम लगेगा पहुंचने में। मैं इनके प्लेन्स को ट्रैक कर रहा था फ्लाइट रडार पे, तो अब हम हवाई पहुंचे हैं। मतलब हमारा कौंडिन्या पहुंच गया वहां पे बिना मोटर के, बिना से, मतलब चप्पू भी नहीं लगे उसके अंदर। चप्पू तो होंगे 2-3 स्टेबलाइजर्स, बट वो पहुंच गया ओमान 1400 किलोमीटर। ये इनके हाँ, प्लेन नहीं पहुंचे। आई एम सो सरप्राइज्ड। तो मतलब आईएनएस कौंडिन्या में कोई डिवाइन पावर तो लगी थी जब संजीव सान्याल जी ने कंप्लीट किया उसको, बट आई एम जस्ट अमेज्ड, पहुंच क्यों नहीं रहे प्लेन। सो यही दिखाता है आपको कि कितना हेजिटेशन है। अब पाकिस्तान से हम घुसेंगे, फिर हम कुर्दिस्तान से घुसेंगे, फिर हम टर्की की हेल्प लेंगे, और फिर हम इसको हेल्प करेंगे, फिर इराक से घुसेंगे। तो चारों ओर से सराउंड किया हुआ है, फिर घुस क्यों नहीं पा रहे हैं। और जब से वो स्टारलिंक का एपिसोड हुआ है, ईरान ने जब ब्लॉक किया स्टारलिंक को, तब से तो हवाएं उड़ गई सबकी। द अनइम्प्रेग्नेबल स्टारलिंक हैज फॉलन, ऐसा हो गया। लेकिन ईरान ने तो ये कह दिया है ना कि अगर हम पर अटैक किया तो जितने ये मुस्लिम देशों में इनके बेस हैं हम उनको टारगेट करेंगे। और मैं देख रहा था सऊदी अरब में है, यूएई में है, कुवैत में है, कतर में है, टर्की में है, मिडिल ईस्ट के कई देशों में है,
और आज मैं शाम को देख रहा था, अमेरिका ने कतर में जो इनका एयर बेस है, सबसे बड़ा माना जाता है कि वहीं पर है। उसको कहा है कि आप उसको खाली कर दीजिए, वहाँ से हट जाइए। यानी इनको पता है कि अगर ईरान का सिर घूम गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। पिछली भी जो जो झड़प हुई थी, इन्होंने जो उनके परमाणु एसेट्स पर अटैक किए थे, उस समय भी ईरान ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी इज़राइल पे, इज़राइल को पसीना आ गया था, क्योंकि उसका क्षेत्रफल है ही कितना, बहुत छोटी जगह में जो है इज़राइल बसा हुआ है। और ईरान या कोई भी अगर इज़राइल को टारगेट करना चाहे, भई आप सैकड़ों मिसाइलें एक साथ, अगर हज़ारों मिसाइलें एक साथ किसी पर अटैक कर रहे हो, तो आपका कोई भी डोम हो, वो क्या कर लेगा उन मिसाइलों का? वो तो फोड़ देंगी, कहीं न कहीं तो फोड़ देंगी आपको। तो इतना आसान नहीं है ईरान को डील करना इनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। 12 दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि इज़राइल ने सीज़ फायर माँगी। जो हारने वाली पार्टी सीज़ फायर माँगती है। वो तो गनीमत है कि बॉर्डर नहीं सटा हुआ था। अगर बॉर्डर सटा होता तो ईरानी फोर्सेस घुस जाती अंदर। उसके बीच का सारा बफर एरिया इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन एंड वो जॉर्डन, अमेरिका, यू इसराइल, सारी कंट्रीज, इसराइल, इराक, जॉर्डन, सीरिया, तीनों उसके बीच में आ जाती हैं। तो नाउ ये इसराइल को मालूम है। और मिसाइल्स खत्म हो गई थी आयरन डोम की, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, इस मिसाइल्स खत्म हो गई थी। तो अब क्या मिसाइल्स रिप्लेनिश हो गई हैं, या कोई अमेरिका का कोई दूसरा सिस्टम चल रहा है? अमेरिका को खुद ही मिसाइल नहीं है। 66 तो मिसाइल है टोटल, 125 उन्होंने सप्लाई करी यूक्रेन को। अभी यूक्रेन में उन्होंने कुछ और सिस्टम भेज दिए हैं। तो देर इज नो प्रोडक्शन कैपेसिटी लार्ज स्केल वॉर की, और कर भी नहीं सकते। अगर चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट कि कर दिया, चाहे भी तो नहीं कर सकते। तो ये यही तो रिस्क है, इसलिए तो प्लेन पहुंच नहीं पा रहे अभी तक। नहीं तो प्लेन तो अब तक कब तक लैंड कर चुके होते। डायरेक्ट फ्लाइट अगर भारत की होती है तो 15 घंटे की होती है। तो उसके बीच में ईरान आता है 4 घंटे पहले, तो 11 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए आइडियली। तो जर्मनी में क्यों बैठे हुए हैं सबके सब? तो क्योंकि और कहीं भी आप लैंड करा नहीं सकते। लास्ट टाइम में आपने देखा होगा, इराक जब कतर में और इराक के अंदर बेसिस पे यूएस ने नेगोशिएट किया था कि आप यहाँ पे आक्रमण कर लेना, जब हम हट जाए तब कर लेना, हम भी उधर थोड़ा बॉम्बिंग करके निकल जाएंगे। तो ये नेगोशिएट किया था। तो पूरा न्यूक्लियर कैपेसिटी तो उसके पास है, शायद वो बना भी चुका हो, इसलिए ईरान इज मोर कॉन्फिडेंट। और तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उनका यही कोशिश होगा कि रिजीम चेंजिंग अंदर से हो। दैट्स व्हाई दे आर अपीलिंग थ्रू द शाह फॉर द ईरानियन नेशनल गार्ड टू स्टैंड डाउन। वो मुझे लगता नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सारे चोजन मेंबर्स हैं, सारे इस्लामिज्म कल्ट के मेंबर्स हैं सारे के सारे। तो उनका कोई ऐसा लगता नहीं कि दे आर गोइंग टू सरेंडर। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दे हैव। तो इसलिए और वेट करेंगे ताकि वो हो। मैं पनिश करूंगा ईरान को, कैसे पनिश करेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, क्या करेंगे? सो सही ये बात है। और इस बात की मतलब क्या गारंटी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे? वो जैसे भी अगर डर्टी बॉम्ब भी उन्होंने बना लिया है, न्यूक्लियर अपने उससे यूरेनियम वगैरह से, दूसरी चीजों से, तो वो तो उससे भी तबाही कर देगा। चलो अमेरिका उनसे दूर है, लेकिन इजराइल तो करीब है, कतर तो करीब है, टर्की तो करीब है। जहां जहां आपके बेस बने हुए हैं, उनके ऊपर ही अगर उसने फेंक दिए तो। वो यही करेगा, वो ओवरवेल्म करेगा अमेरिकन बेसिस को। उसको मालूम है वीकनेस ना। वीकनेस क्या है कि बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट अमेरिका के पास कोई वो रोक नहीं है। पहली बात तो अमेरिका ने कभी एयर डिफेंस में इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो एक आइलैंड है, दुनिया भर में पहले अटलांटिक क्रॉस करना पड़ेगा। जो उसको डर था कि साउथ अमेरिका के थ्रू आएंगे, तो उसने वेनेजुएला में अपने बेसिस बना रहा है, क्यूबा में, कोलंबिया में, पेरू में, इक्वाडोर में, उसको यही डर था। तो इसलिए सारे वो एक्शंस ले रहा है साउथ अमेरिका में। उसको मालूम है वहाँ से लोग एंटर करेंगे, और चाइनीज और सबको तो रूट्स मालूम ही है वहाँ के। सो द पॉइंट इज, ईरान का एक्शन जितना ये लोग सोच रहे हैं आसानी से होगा, वो इम्पॉसिबल है।
और जिस तरह ईरान ने जो प्रिपरेशन की है 2 लाख मिसाइल्स की, 1.5 लाख ड्रोन्स की या 2000 हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, वो कॉन्स्टेंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने लोगों को भूखा रख के। बिल्कुल। सो दे हैव नो, और मैन पावर भी नहीं है। अगर मैन पावर की बात आ जाएगी तो आपको मालूम ही है कि अमेरिकन ट्रूप्स तो उतरने वाले नहीं है, इजरायली ट्रूप्स उतरने वाले नहीं है, तो किसके ट्रूप्स जाएंगे? हवा में तो गवर्नमेंट चेंज होती नहीं है, तो उनका यही प्लान है कि आर्मी में उनका डिफेक्शन कराओ, और वन पार्ट ऑफ द ईरानी आर्मी शुड फाइट विद अनदर पार्ट ऑफ ईरानी आर्मी, और वही उनके पास एक वायबल ऑप्शन है, उसी को ढूंढ रहे हैं वो। इनको तो ये पता होगा ना कि ना तो ईरान अफगानिस्तान है जिसको तुम फोड़ दोगे घुस करके। हालांकि अफगानिस्तान ने भी दांत खट्टे कर दिए थे एक बार को तो। और ना ही वो सीरिया है, ना वो इराक है, ना वो वेनेजुएला है। तो ईरान तो बहुत तैयारी के साथ बैठा हुआ है भाई। अगर उसको मरना ही है तो वो तो बहुत कुछ करके मरेगा। देखिए, ईरान इराक वॉर में सबने देखा है 9 ईयर्स तक कौन जीता इनमें जाके? ईरान जीता। और अगर पुराने इतिहास भी देख लें तो इराक भी उनका ही पार्ट है, आर्मीनिया भी उनका पार्ट है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान सेंट्रल एशिया के उन्हीं का पार्ट है। रशिया को भी उनसे खतरा है बिकॉज ऑफ इस्लामिज्म, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म। उनसे चाइना को भी खतरा है उनसे। और इसलिए आप देखा होगा कि रशिया ने बहुत चीज़ें विड्रॉ करी है वहाँ से वो द लास्ट फ्यू। भारत का भी कोई स्टेटमेंट नहीं, चीन का भी कोई स्टेटमेंट नहीं प्रोटेक्शन करने के लिए। तो सबको मालूम है कि रिजीम वो कैसी है, सबको मालूम है। भारत के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है कि पड़ोस में ही है। भारत के लिए तो इससे मोर खतरा कि कल को अगर अमेरिका जीत गया तो भारत के लिए तो और मतलब एक मे नॉट बी बिल्कुल अटैकिंग इंडिया, लेकिन भारत के लिए तो खतरा बिल्कुल दरवाजे पर ही है। दरवाजे पर ही है। तो तो भारत भी चुप रहेगा, रशिया भी चुप बैठा हुआ है, चाइना भी चुप बैठा हुआ है, लेकिन सब पीछे के पीछे उसको मदद कर रहे हैं। भारत को का तो पता नहीं मुझे, लेकिन रशिया तो ओपनली कर रहा है। और 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 चीन भी ओपनली कर रहा है क्योंकि चीन के लिए मेजर सोर्स ऑफ ऑयल है। तो अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान में। एक तो चीन को डिनाई करना ऑयल, दूसरा इजराइल की प्रोटेक्शन करना। तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स में मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ईरान के अगर कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है वो फिर भी चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रखेगी। कोई भी गवर्नमेंट चेंज होगी वो फिर भी इजराइल को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अगर वो इस्लामिज्म हुई या कैथोलिसिज्म या क्रिश्चियनिटी भी हुई तो भी, क्योंकि एंटीसेमिटिज्म तो वेस्ट में चलता है। तो 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 ओनली फिलॉसफी जो इजराइल को एक्सेप्टेबल होगी वो होगी ज़ोरास्ट्रिज्म। अब ज़ोरास्ट्रियन कल्चर को वहां पे लाना वापस, जो शाह पहलवी का तो रिकॉर्ड ही है विलास वृत्ति में रहना। ही जस्ट वांटेड टू एंजॉय। जब उनके पिताजी रहते थे, अभी जब उनका जो एक प्रेसिडेंट को मारा गया टर्किश हिल्स की तरफ, क्या नाम था उनका भूल गया मैं, तो वो उस उनकी लड़की को पकड़ा गया अश्लील, मतलब वेस्ट में उनको पिक्चर्स आ गई हैं सारी बाहर। तो जो ईरानियन अपोजिशन के पास कोई वायबल लीडरशिप ही नहीं है, ना शाह पहलवी लीडरशिप है। और शाह पहलवी आएंगे तो क्या करेंगे? वो तो सारा वेस्ट को बेच देंगे उनको। तो अमेरिका वही करने जा रहा है ईरान में जो उसने तालिबान के साथ किया, बस ओनली ईयर्स का फर्क हो गया। 2001 से 2022 तक जो प्रोग्राम चलाया उन्होंने, दे रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। यहाँ पे 1979 के बाद जो प्रोग्राम चला रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग शाह विद शाह। तो बिल्कुल। ये इसको स्ट्रेटेजिक डिफीट बोलेंगे या स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बोलेंगे। और प्लस विदाउट अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे कोई लड़ने वाला ही नहीं है। पाकिस्तानी ट्रूप्स नहीं लड़ने वाले। पाकिस्तानी ट्रूप्स अंदर जाएंगे तो हाहाकार मच जाएगा विद इन पाकिस्तानी आर्मी। सो इसलिए ये चेकमेट सिचुएशन है। आई थिंक इसके लिए प्लेन अभी तक उड़ रहे हैं, अभी लैंड नहीं किए कहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें
और वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आदित्य सत्संगी जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।